नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत कितनी सफल होगी और अमेरिकी युद्धपोत को क्यों मार गिराना पड़ा एक ईरानी ड्रोन। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी मंत्री के बयान से बलूचिस्तान पर खोता पाकिस्तानी नियंत्रण कैसे उजागर हो रहा है। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि लीबिया के सेना प्रमुख की प्लेन क्रैश में मौत के बाद अब गद्दाफी के बेटे की हत्या में क्यों दिख रहा है तुर्की की साजिश का एंगल। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान अमेरिका के बीच अब तुर्की में नहीं ओमान में होगी बैठक। शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता को लेकर ईरान का द्विपक्षीय बातचीत पर जोर। वार्ता के एजेंडे को लेकर संशय बरकरार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका दौरा। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक से पहले अपने समकक्ष मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से की मुलाकात। यूक्रेन में शांति को लेकर अबू धाबी में त्रिपक्षीय बातचीत। क्रेमलिन ने कहा कीव के सही फैसले नहीं लेने तक जारी रहेगा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। पूर्वी यूक्रेन में रूसी गोलाबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत। लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम की गोली मारकर हत्या। 4 हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर मारी गोली। राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे थे तैयारी। यूनान में शरणार्थियों को ले जा रही नौका और तटरक्षक बल के गश्ती पोत के बीच भीषण टक्कर। कम से कम 15 लोगों की मौत। 2 दर्जन शरणार्थियों को बचाया गया सुरक्षित। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब अमेरिकी युद्धपोत को उसकी ओर आ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराना पड़ा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान से इस बढ़ते तनाव को थोड़ा राहत मिली है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी चल रही है। हालांकि इस बातचीत को लेकर ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं आ पा रही है। इस सब के बीच ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि ईरान के लिए अमेरिकी शर्तें मानना एक बड़ी चुनौती के समान है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। एक तरफ वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका बातचीत की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत बनाने में पूरी दमखम लगाए हुए हैं। अमेरिकी युद्धपोत के ईरान के आसपास पिछले कई दिनों से डेरा डालने के बाद से ही क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन हलचलों के बीच अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ईरान का एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के F-35C लड़ाकू विमान ने अरब सागर में ईरान के शायद 139 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। ये कैरियर ईरान के तट से करीब 800 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजर रहा था। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की निगरानी के लिए मंगलवार को सशस्त्र सेनाओं ने इस ड्रोन को भेजा था। ड्रोन ने ईरान के सटे इलाके में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेजा। हालांकि अमेरिकी दावे के बाद ये खबरें चलने लगी कि इस ड्रोन का संपर्क टूट गया है और इसकी जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। पहले खबर आई थी कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि तुर्की में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब ईरान चाहता है कि बातचीत ओमान में हो और परमाणु मुद्दे पर वार्ता को वहीं से आगे बढ़ाया जाए जहां बातचीत रुक गई थी। ईरान शुरू से ही इस पक्ष में है कि बातचीत का एजेंडा परमाणु कार्यक्रम तक सीमित हो, जबकि अमेरिका इसमें दूसरे मुद्दों को भी शामिल करने पर जोर दे रहा है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के अनुरोध पर बातचीत को तुर्की से कहीं और ले जाने के लिए सहमत हो गया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बताने से बचते रहे कि वार्ता कहां होगी। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद जेरेड कुशनर ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि तुर्की वार्ता के लिए 7 देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन अब ईरान इसे द्विपक्षीय वार्ता तक ही सीमित रखना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर डील नहीं हो पाई तो शायद बहुत बुरा होने वाला है, जिससे ईरानी प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ गया है। एक दूसरे को देख लेने की धमकियों के बीच ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रम में रियायत देने को बातचीत के लिए रेड लाइन बता रहा है। ईरान से जुड़े कई जानकारों का मानना है कि अगर हमला हुआ तो पहले से आक्रोशित जनता सत्ता के खिलाफ और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर सकती है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यह है कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से यूएसएस अब्राहम लिंकन को एक ईरानी ड्रोन को मार गिराना पड़ा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि ये क्लियरली शो करता है कि अमेरिका अगर कुछ किसी भी चीज को अपनी सिक्योर, अब जो उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जैसा अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, वो अगर उनको कोई थ्रेट महसूस होगी तो उस पर वो कार्रवाई करने से रुकेंगे नहीं। और उन्होंने, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि जिस तरह के दोनों तरफ से बयान आए हैं इस घटना के बाद, उन्होंने इसको युद्ध की शुरुआत नहीं माना है। अमेरिका ने कहा है कि हमने ये अपनी सेल्फ डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि बहुत क्लोज वो आ गया था, और उन्होंने कहा रूल ऑफ एंगेजमेंट को हमने फॉलो किया। उधर ईरान ने कहा है कि हमने, उनका जो इरादा था उस पर निगरानी रखने का था, इसलिए हमने वो ड्रोन वहां भेजा था। तो दोनों ही इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है ईरान को टेस्ट कर रहा हो कि भाई कहां तक हमारे ड्रोन या इक्विपमेंट वहां तक जा सकते हैं जब अमेरिका रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये टेस्टिंग भी एक हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे इसमें जब दिख रही है वो ये है कि दोनों साइड इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसिडेंट को। ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हमारी बातचीत रुकने वाली है। ठीक है, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। सर, अगर अब बातचीत की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये मान रहे हैं कि अनौपचारिक बातचीत तो चल रही है, लेकिन अगर औपचारिक बातचीत की बात करें तो अब तुर्की से जो वेन्यू है वो शिफ्ट हो चुका है ओमान। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बात ये कि जो तुर्की का जो रोल है उस पे मेरे ख्याल से ईरान को कुछ, मेरे ख्याल से कुछ उस पे शक है कि वो पूरी ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है। वो उनका अपना उद्देश्य है, और ये हम सब जानते हैं कि तुर्की का अपने उद्देश्य है, उनके कारण हैं उनके। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ओमान को ज्यादा न्यूट्रल मान रहा है ईरान, और वो जैसा कहा कि दो पक्षीय वार्ता करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग, वो देश इसमें इन्वॉल्व हो और उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो। तो इसमें मेरे ख्याल से ईरान की जो कोशिश है, क्योंकि उसने अपनी रेड लाइन बताई है, वो नहीं चाहते बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात हो। वो केवल लिमिटेड जो रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं न्यूक्लियर के ऊपर, जहां पर बात, जैसा कि अभी आपने भी रिपोर्ट में बताया कि वो न्यूक्लियर जहां पे बातचीत रुकी थी वहीं पर रखना, उसी से शुरुआत वहां करना चाहते हैं, ना कि दूसरे और जो सब्जेक्ट यूएसए लाना चाहता है वो अवॉइड करना चाहते हैं। और उनकी, शायद ईरान का ये मानना है कि अगर ज्यादा देश होंगे तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा, तो उसको वो अवॉइड करके अपने केवल अमेरिका के साथ ही बातचीत, डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखाना भी चाहते हैं ऑप्टिक्स कि भाई हम इक्वल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सर, यहीं पर सवाल आता है, पिछली बार जब ओमान में बातचीत हो रही थी वहां पर सबसे बड़ा ये हुआ था कि दोनों के बीच में सीधी बातचीत कभी हुई नहीं। 3 कमरे थे, एक कमरे में ओमान के अधिकारी थे, एक कमरे में ईरान के अधिकारी थे, एक कमरे में अमेरिका के अधिकारी थे। ये यहाँ से अपने नोट्स या जो भी मैसेज देना होता था वो ओमान के जरिए दूसरे कमरे में जाते थे। तो क्या सीधी बातचीत इस बार हो पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल अमेरिका की तो कोशिश यही है कि वो हम सीधी बातचीत करें, और अगर अमेरिका की ये इच्छा है ये कि वो वार को अवॉइड करें और एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो अगर डायरेक्ट बातचीत होती है तो वो आसान रहता है, क्योंकि अगर मीडिएटर के थ्रू बातचीत होती है, नोट्स जाते हैं एक दूसरे पे, तो वो बातचीत उतनी वो नहीं हो पाती है। तो हो सकता है शुरुआत जो है वो ये मीडिएशन से हो कि भाई वो ओमान जो है नोट्स भेज रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो बात उन्हें डायरेक्टली टेबल पे करनी पड़ेगी, अगर दोनों साइड इस बात के लिए सीरियस हैं कि इसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट करा जाए। सर, अगर हम न्यूक्लियर की अगर बात करें तो ईरान किस हद तक ईरान समझौता कर सकता है न्यूक्लियर मामलों को लेकर के? देखिए, मेरे हिसाब से ईरान पहले भी तैयार था
और अभी भी मेरे ख्याल से उनको वो तैयार हैं कि जो आईएए की इंस्पेक्शंस हैं, जो वहां प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा अपना समझना है, मानना है कि ईरान बहुत ज्यादा कीन नहीं है कि वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे इस वक्त, क्योंकि जो उनकी हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत नाजुक है, और रिजिम जो है अपने आप को बचाना चाहेगा। बचाने के लिए जरूरी है उनको कि वो सैंक्शंस जो उनके ऊपर इतनी लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत प्रदर्शन भी हुए और काफी लोगों की जान भी वहां गई है। तो ईरान इस वक्त मेरे विचार से, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपने रिजिम को सेव करे और सैंक्शंस को कम कराए। तो वो मेरे ख्याल से, मेरा अपना विचार इसमें यह है कि वो जो न्यूक्लियर में जो है वहां वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा। दे विल बी एग्रीइंग टू फॉर इंट्रूसिव इंस्पेक्शन बाय आईएए। लेकिन अगर ईरान अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है या बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको लेकर के जो यूएस चाहता है ईरान से, वो ईरान लगता नहीं अभी तक कि वो तैयार होगा। तो ऐसे में क्या बातचीत से युद्ध को दूर किया जा सकता है वहां पर? देखिए, बात यह, अगर हम देखें इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है यूएसए के और ईरान के, मेरा अपना जो मेरी समझ के हिसाब से है कि अमेरिका की कोशिश क्या है कि वो मिलिट्री प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ईरान पर, ताकि वो टेबल पे आए। वो उस तरफ में मेरे ख्याल से काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। ईरान का ये था कि मैं अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊं, ताकि जो है यूएसए उनके ऊपर अटैक ना करे। वो भी उन्होंने दिखा दिया, और वो पुशबैक भी कर रहे हैं कि जो डिमांड है, अनएक्सेप्टेबल डिमांड जो ईरान को लग रही है यूएसए की, उन पर उनका वो विरोध करें। और ईरान का जो उद्देश्य रहेगा कि नेगोशिएशंस को, बातचीत के जरिए ये जो लड़ाई की संभावना है उसको कम से कम करें। ठीक है। तो ईरान मेरी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, दिखावा करेगा कि भाई हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बातचीत की टेबल पे आने को मेरे ख्याल से तैयार है। और यूएसए भी नहीं चाहता, प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते फुल फ्लैज कोई वार हो। वो भी नेगोशिएशन प्रेशर डाल करके ईरान को मनाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से ये जो है ऑफ कोर्स वेरी फ्रेजाइल है, लेकिन संभावना है कि कहीं ना कहीं कोई नतीजे पे अभी तो एक बार में तो नहीं हो पाएगा, बट कुछ समय में कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से लगभग फिसल गया है। खुद पाकिस्तान ये मान रहा है कि बलूचिस्तान में उनका नियंत्रण कमजोर हो गया है। बलूच अलगाववादी विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से भी ज्यादा घातक हथियार मौजूद हैं। दरअसल 2 दिन पहले बलूच सशस्त्र अलगाववादियों ने राज्य के सभी जिलों में एक साथ सेना और पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान के सरकारी संस्थानों पर हमला बोला था, जिसमें भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। पूरे इलाके में इस दौरान गृह युद्ध के जैसे हालात बन गए थे। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण रखना असंभव होता जा रहा है। अलगाववादियों के हथियार पाकिस्तानी सेना से कहीं अधिक आधुनिक और महंगे हैं। अपनी ही संसद में ये कबूलनामा है खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का।
ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में पिटती पाक सेना को लेकर अपनी बेबसी का रोना रोया और स्वीकार किया कि उनकी सेना बलूच लड़ाकों का सामना करने में अक्षम है। उनकी बातें आश्वासन से ज्यादा हार मानने जैसी लग रही थीं। ख्वाजा आसिफ ने माना कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इतने विशाल इलाके पर पूरा नियंत्रण रखना काफी असंभव है। उन्होंने कहा कि पूरे बलूचिस्तान में सेना तैनात है और गश्त भी कर रही है, लेकिन वो शारीरिक रूप से इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने माना कि बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों से बेहतर हथियारों से लैस हैं। उन्होंने कहा, बलूच लड़ाकों के पास 4000 से 5000 डॉलर की हीट डिटेक्टिंग लेजर हैं, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के पास नहीं है। वो 20 लाख रुपए की कीमत वाली राइफलें इस्तेमाल करते हैं और उनके पास 20,000 डॉलर के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज हैं। ख्वाजा आसिफ की इस स्वीकारोक्ति के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है। बलूच अलगाववादियों ने हाल ही में ऑपरेशन हैरो फेज 2 चलाकर प्रांत के कई जिलों में एक साथ व्यापक हमले किए थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में करीब 200 पाक सैनिक मारे गए थे। दर्जनों सरकारी संपत्तियां तहस नहस हो गई थी। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि आर्मी एक्शन में कम से कम 177 बलूच विद्रोहियों को ढेर किया गया। हालांकि बलूच विद्रोही इन दावों को खारिज करते हैं। इन हमलों के मद्देनजर आज लगातार 5वें दिन भी संचार व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। क्वेटा से दूसरे राज्यों को जाने वाली रेल सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे 30 लाख से अधिक रुपये का नुकसान का अनुमान है। प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। BLA के लड़ाके खनन क्षेत्रों, हाईवे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच खाई को उजागर करता है। सरकार भले ही कह रही हो कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खुद उसके रक्षा मंत्री देश की संसद में हकीकत बयां कर रहे हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ये कहा है एक तरह से कबूलनामा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये आज से नहीं, बहुत समय से शुरू, जब से आप पाकिस्तान को आज़ाद हुआ था 1947 में हमारे साथ में, तब से हम, क्योंकि बलूच जो है कभी भी बहुत ही प्राउड कौम है और वो किसी का अपने ऊपर जबरदस्ती कब्जा नहीं मानते हैं। और वो शुरू से ही बलूचिस्तान जब से वो आज़ाद हुए हैं तब से ही उनकी डिमांड रही है कि हम इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन पंजाब, पाकिस्तान में क्योंकि डोमिनेशन पंजाब प्रोविंस का है, तो उन्होंने शुरू से बलूचिस्तान को जो है एक कॉलोनी की तरह माना है। ये नहीं माना है कि वो फेडरल यूनिट है उनकी। तो उसके साथ में कभी उन्होंने बराबरी का व्यवहार नहीं किया। हमेशा उन्होंने जो है कॉलोनी माना। और नेचुरल रिसोर्सेज जो, क्योंकि वहां बहुत है, जैसा कि आपने अभी कहा कि 40% का साइज है उनका पूरे पाकिस्तान का, तो नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए। कभी उनकी जो ओनरशिप जो है प्रोविंस के साथ में, लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं की। उनको हमेशा उन्होंने जो प्रोविंस को कोशिश की, बलूचिस्तान को, कि भाई हम जो है केवल हथियार के दम पे, उसकी फौज के बल के पर हम उसको बराबर चलाते रहे और उसको कब्जा रखें। तो बलूच जो है इंसर्जेंसी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अब क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान जागरूक बहुत ज्यादा हो गया है और आप जैसे देख रहे हैं कि उनकी जो तरीका है काम करने का, जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है और पाकिस्तान को बराबर मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान क्या करता है अगर आप देखें बराबर उनकी जो है, एक तो वो कहते हैं जी वो हम अपने फौज के तरीके से उसको कब्जा करके रखेंगे, और जो वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, कोई खर्च नहीं कर रहे हैं पैसे को, केवल एक दिखावा करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की उन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि कुछ जो इलीट ग्रुप है उनको अपनी तरफ कर लिया और बाकी जो है दूसरों को उन्होंने साइड में कर दिया और वहां पे एक्चुअल में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये डिमांड जो उनकी बलूचिस्तान की एक्चुअल डिमांड वो ये है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। उधर उन्होंने जो है गौदार जो CEPC के स्वरूप प्रोजेक्ट लगाए वहां पे, तो उसको वो कहते हैं कि तो उन्होंने रोड बना ली, यहाँ पोर्ट खोल लिया और हमारे को तो कुछ मिला नहीं वहां पे। और वो ब्लेम करते हैं, कभी अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, कभी किसी को वो ब्लेम करते हैं। ब्लेम करने का फायदा क्या है उनको?
वो एक तो ये है कि उनको एडमिट नहीं करना पड़ता कि भाई हमारी पॉलिसी फेल हो गई। दूसरा जो है, कोई जो है उनको ये नहीं कहेगा कि इनके साथ में समझौता करो, क्योंकि वो कहेंगे इधर ट्रेजन है आपका। अब लेकिन पाकिस्तान में खुद अपने यहां इतनी आवाज उठ रही है, जो वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पुराने जो वहां के रिटायर्ड फौजी हैं, वो कह रहे हैं कि ये रिप्रेशन की पॉलिसी नहीं चलेगी, इसको जो है इनको बदलना पड़ेगा। और ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने उनके सर यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, पिछले बार जब इसी तरह का वहां पर हमले हुए थे, जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था, तो उस वक्त पे पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, लेकिन उसके बाद इस दिशा में पाकिस्तान कभी बढ़ते हुए दिखा नहीं। वो केवल बात करते हैं, वही मैं कह रहा हूं, ऑप्टिक्स है, दिखावा करते हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पर सिविलियन तो कंट्रोल है नहीं। प्रॉब्लम ये वहां पर ये है, जो मिलिट्री वहां कहती है, और मिलिट्री इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वहां पे बलूच को पावर दी जाए, क्योंकि अगर उनको पावर दी तो उसका मिलिट्री का, क्योंकि वो वहां पे पंजाब का प्रोविंस जो मोस्टली वहां पे पंजाब, वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब पॉलिटिक्स है, और दूसरे वर्सेस अदर्स। तो पंजाब जो है वो लोग अपना कब्जा इस पे से छोड़ना नहीं चाहते, और पंजाब बेसिकली मिलिट्री, तो मिलिट्री का जब तक नहीं मानेगी तो सिविलियन कुछ भी कहे वो कुछ भी वहां हो नहीं पाएगा। तो एक वहां पर ये समस्या, लेकिन अब मिलिट्री तो पूरी तरह से फेल हो रही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बलूचों के पास तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे भी अच्छे हथियार उनके पास हैं। नहीं, ये दिखा रहा है कि जो मिलिट्री वहां पर कहते हैं कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर, मिलिट्री पर इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, वो कहां उन्होंने खर्च किया है, फिर उस पैसे को कहां जा रहा है वहां पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तभी तो वहां पे वो जो मिलिट्री वहां के खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई जो बलूच बीएलए की जो फोर्सेस हैं, जो लोग हैं, उनके पास बेहतर हथियार है पाकिस्तानियों से, जबकि पाकिस्तान इतना बड़ा खर्चा अपनी मिलिट्री के ऊपर करता है, वो कहां पर हथियारों पे कहीं खर्च नहीं हो रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है। इसका ये दिखावा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना इनको, कि ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि वहां की रिपोर्ट भी आई है आईएमएफ वगैरह की, कि वहां पे जो डिफेंस जो लीकेज इतनी ज्यादा है वहां पर, जो एक्सपेंडिचर होता है फेडरल गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का, कि वो एक्चुअल में खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली वहां के डिफेंस मिनिस्टर खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई जो हमने इतना खर्चा करते हैं वो कहीं और जा रहा है। ठीक है सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लीबिया के सेना प्रमुख अली अहमद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में मौत के 40 दिन बाद पूर्व तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी के बेटे की हत्या कर दी गई है। गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम 53 साल के थे और आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के दावेदार थे। लीबिया के जिंटान शहर में सैफ अल इस्लाम की हत्या कर दी गई। उनके समर्थकों का कहना है कि जिंटान में अधिकृत रक्षा इकाई 444 ब्रिगेड के इशारे पर सैफ की हत्या की गई है। वहीं 444 ब्रिगेड ने इस दावे को खारिज किया है। सैफ ने हाल ही में एकीकृत लीबिया की घोषणा की थी। वर्तमान में लीबिया 2 धड़ों में बंटा है। राजधानी त्रिपोली के आसपास के इलाके पर नेशनल आर्मी का कब्जा है, जबकि बेंगाजी के आसपास के इलाके में लीबियाई राष्ट्रीय सेना का कब्जा है। खलीफा हफ्तार लीबियाई राष्ट्रीय सेना के प्रमुख हैं। जिस 444 ब्रिगेड पर गद्दाफी के बेटे सैफ इस्लाम की हत्या का आरोप लग रहा है, उसका तुर्की से बेहतरीन संबंध है। तुर्की ही 444 ब्रिगेड को खुफिया जानकारी मुहैया कराता है। हफ्तार परिवार से करीबी होने की वजह से भी तुर्की पर संदेह किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ लगभग 2 घंटे तक मुलाकात की। कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी देने और पेट्रो पर अमेरिका में कोकीन की आपूर्ति करने का आरोप लगाने के कुछ ही हफ्तों बाद ये मुलाकात हुई। मुलाकात का ज्यादा विवरण सामने नहीं आया, लेकिन दोनों ओर से मुलाकात को सकारात्मक बताया गया। यूनान के चिओस द्वीप के पास शरणार्थियों को ले जा रही एक नौका और यूनान तटरक्षक बल के एक गश्ती पोत के बीच हुई टक्कर में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। तटरक्षक बल ने मंगलवार देर रात ये जानकारी दी। तटरक्षक बल ने बताया कि हादसे के बाद लगभग 11 बच्चों सहित 25 अन्य शरणार्थियों को सुरक्षित बचाकर चिओस द्वीप के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल हुए यूनान तटरक्षक बल के 2 अधिकारियों को भी अस्पताल ले जाया गया है।
तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को घोषणा की कि सऊदी अरब तुर्की में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए $2 अरब का निवेश करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की रियाद यात्रा के दौरान तुर्की के ऊर्जा मंत्री अल्परस्लान बायराक्टार और उनके सऊदी समकक्ष प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। हांगकांग की कंपनी सीके हचिंसन ने पनामा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। ये कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका के दबाव के बीच पनामा की सर्वोच्च अदालत ने रणनीतिक पनामा नहर पर स्थित 2 बंदरगाहों के संचालन के लिए कंपनी के अनुबंध को रद्द कर दिया। इस बीच चीनी सरकार ने फैसले को बेतुका, शर्मनाक और दयनीय बताया है। चीन में मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने सिंचुआन प्रांत में एक वरिष्ठ अधिकारी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले 2 चीनी खोजी पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। अधिकार समूहों का कहना है कि स्वतंत्र पत्रकार लियू हु और वू यिंगजियाओ को रविवार को पुलिस ने उनकी जांच रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद हिरासत में ले लिया।